बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सीएसएस के ऊपर। ठीक है। तो इससे पहले हम एचटीएमएल पढ़ रहे थे, हमने एचटीएमएल कंप्लीट की है। वो पूरी सीरीज हमारे पास यूट्यूब पे अपलोडेड है। किसी का कोई लेक्चर रह गया हो तो वो देख सकते हैं। ठीक है। तो अब वो जो सेकंड फेज है हमारे कोर्स का, वेब डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट ऑफ पेजेस में, वो आ जाता है सीएसएस। ठीक है। तो सीएसएस को हम देखेंगे तो इसकी कुछ ज़रूरी चीज़ें देखेंगे, ज़रूरी एट्रीब्यूट्स देखेंगे जो कि हमारे वेब डेवलपमेंट में काम आती हैं या वेब पेजेस डेवलपमेंट में काम आती हैं। उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था सीएसएस क्या है, पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बताऊंगा। इंट्रोडक्शन है इसका जो। तो इस पेज को हम कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। और यहाँ इस वेब सीरीज में छोटे छोटे लेक्चर्स मैं अपलोड किया करूँगा इसमें। तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा इसको भी। ये बेसिकली क्या करती है सीएसएस। ठीक है। सीएसएस इज अ लैंग्वेज वी यूज टू स्टाइल अवर पेज। आमतौर पे क्या होता है कि हम, सीएसएस जो है ना, एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि वेब पेज की स्टाइलिंग के लिए यूज होती है। हम HTML जब यूज करते थे तो उसके अंदर एक स्टाइल एट्रीब्यूट या टैग यूज करते थे। ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते थे। वो बेसिकली किसका था? वो CSS का ही होता था। CSS की इन लाइन स्टाइल शीट होती। ठीक है। तो हम समझते हैं, स्टार्ट करते हैं CSS को, कि CSS एक ऐसी लैंग्वेज लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेब पेज की स्टाइलिंग कर सकते हैं, उसको खूबसूरत बना सकते हैं, उसकी डेकोरेशन कर सकते हैं, उसको कलर्स दे सकते हैं, उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट की बैकग्राउंड को एडजस्ट कर सकते हैं, पेज की बैकग्राउंड को एडजस्ट कर सकते हैं, पेज की बैकग्राउंड को खूबसूरत बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। मेन्यूज को चेंज कर सकते हैं, मेन्यूज बना सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हैं। तो आमतौर पे सीएसएस से बनता क्या है? सीएसएस से बनता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है। और सीएसएस डिस्क्राइब्स हाउ एचटीएमएल एलिमेंट्स आर डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। ठीक है। क्या कह रही है कि ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से एचटीएमएल एलिमेंट्स जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे। समझ आ गई बात? एचटीएमएल के एलिमेंट्स थे ना, जैसे कि पैराग्राफ हो गया, हेडिंग होगी, वगैरह वगैरह। तो ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरह से स्क्रीन पे डिस्प्ले होने हैं, ये भी ये बताता है, पेपर पे या फिर दूसरे मीडिया पे। तो CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple pages all at once. ठीक है। तो क्या कहता है कि जब हम CSS यूज करते हैं तो इससे हमारा टाइम भी काफी बच जाता है और काफी ज्यादा काम हम एक साथ कर सकते हैं। यानी कि काफी ज्यादा जो वर्क है वो भी हमारा सेव हो जाता है। ठीक है, एक साथ हम कर सकते हैं। मीन्स के हम मल्टीपल पेजेस की एक बार में ही, यानी कि हम मल्टीपल पेजेस को भी ना एक बार में कंट्रोल कर सकते हैं। यानी एक बार वन टाइम एफर्ट कर दी, उसके बाद सारे पेजेस को हम एक साथ ही हैंडल कर सकते हैं, या एक साथ ही हम उसको खूबसूरत बना सकते हैं या डेकोरेशन भी कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं। तो उस मकसद के लिए हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स जो है वो यूज होती हैं। जो आमतौर पे जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स होती है ना, वो एक फाइल होती है। ठीक है, सीएसएस की एक सेपरेट फाइल होती है और उसके अंदर सारी डिजाइनिंग लिख दी होती है कि भाई पैराग्राफ इस तरह से नजर आएगा आपको, हेडिंग आपको इस तरह से नजर आएगी, टेक्स्ट डेकोरेशन आपने इस तरह से करनी है, बोल्ड इस तरह से करना है, वगैरह वगैरह। ये सारी डेफिनेशन उसकी सीएसएस की एक्सटर्नल फाइल में हम सेव कर देते हैं अलग तरीके से। टेबल जो है वो इस तरह से, टेबल जो है उसके बॉर्डर्स नजर आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, ये भी हम लिख देंगे बीच में। टेबल डाटा जो है वो कैसे होगा, डिव के साथ क्या करना है, कैसे करना है, फॉर्म के साथ कैसे खेलना है, उसकी डेकोरेशन कैसे करनी है, ये सारा कुछ हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट में लिख देते हैं। और फिर उस एक्सटर्नल स्टाइल शीट को डिफरेंट पेजेस के अंदर कॉल कर लेते हैं। तो इस तरह से वन टाइम, एक बार मेहनत करके एक सेपरेट स्टाइल शीट बना ली हमने, जिसको हमने एक्सटर्नल स्टाइल शीट बोला। वो फाइल बना ली और उस फाइल को अब हम डिफरेंट पेजेस में कॉल कर लेते हैं। तो जब कॉल करते हैं तो वो डिजाइनिंग जितनी भी हमने लिखी होती है एक्सटर्नल स्टाइल शीट में, वो सारी की सारी उस पेज पर अप्लाई हो जाती है। और इस तरह से हम मल्टीपल पेजेस में भी सेम स्टाइल शीट को, यानी कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट को कॉल कर सकते हैं और वो मल्टीपल पेजेस में भी
एक साथ यूज हो सकती है। तो अब देखिए हर पेज के लिए आपको अलग से स्टाइल शीट नहीं बनानी पड़ी। ठीक है, आपने एक बार बनाई, एक बार एफर्ट कर ली और उसके बाद आपने यूज करना शुरू कर दिया, आपकी काफी ज्यादा एफर्ट बच जाती है। तो यही चीज है, इस तीसरे पॉइंट का मकसद यही था समझाने का कि क्या करता है ये काफी ज्यादा काम जो है वो आपका कर देता है, सेव कर देता है। यानी कि एक ही बार में आपने एक बार कर लिया, उसके बाद आपने जस्ट एक्सटर्नल स्टाइल शीट को कॉल करना है और फिर मल्टीपल पेजेस की एक साथ आप लेआउट को कंट्रोल भी कर सकते हो। अब ये चीज डेमो है 1 HTML पेज मल्टीपल स्टाइल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये एक डेमो दिया हुआ है, वो कह रहा है कि एक आपका पेज है और मल्टीपल आपके पास स्टाइल्स हैं, यानी कि एक स्टाइल कुछ है, दूसरा स्टाइल कुछ है, तीसरा कुछ है, चौथा स्टाइल कुछ है, यानी कि मल्टीपल स्टाइल्स हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि एक पेज है और उसमें हमने मल्टीपल स्टाइल्स बनाए हुए हैं खुद से, और वो आपको देखा जा सकता है। यानी कि ये देखें स्टाइल 1 है, तो इसमें देखें सेम पेज डिफरेंट स्टाइल शीट्स। This is a demonstration of how different style sheets can change the layout of your HTML page. You can change the layout of this page by selecting different style sheets by a menu or by selecting the following links. यानी इन पे भी क्लिक करके आप इसकी लेआउट को और इसके अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो। ठीक है, this page use a div element to group the different sections of HTML page. Click here to show how page look without the style. अच्छा, इसके बगैर आपको कैसे लगेगा, मीन्स के डिव के साथ इन्होंने क्या किया हुआ है, डिव के साथ इन्होंने ग्रुपिंग की हुई है। ये आपको यहाँ 3 सेक्शन जो नजर आ रहे हैं ना, वेलकम टू पेज, ये भी डिव है, ये भी डिव है, ये भी डिव है, वगैरह वगैरह। तो ये उन्होंने एक मेन्यू बनाया हुआ है, वो अब दिखाना चाह रहे हैं आपको कि भाई एक स्टाइल शीट है, अब ये दूसरी स्टाइल शीट पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये लेआउट सारी सारी चेंज होगी। समझ आ गई? अब थर्ड में चेंज करता हूँ तो वो इसकी लेआउट और चेंज होगी है, देखिए ये सारी नजर आ रही है ना आपको इस तरह से। 4 पे क्लिक करता हूँ तो 4 पे टोटल चेंज हो गया, ब्लैक हो गया। एंड 5th पे नो स्टाइल शीट, कुछ भी नहीं, सिंपल है। ये एक ही मन में जैसे आप करते हो नॉर्मली, ये वो। ठीक है, तो ये डेमो था आपका कि किस तरह से ये काम करता है, यानी कि किस तरह से नॉर्मली आपके पास चीजें आती हैं। अब यहाँ पे देखें, ये नॉर्मली स्टाइल शीट 1 2 3 4 5 5 स्टाइल शीट्स हैं आपके पास और आपने उसको किया, मुख्तलिफ स्टाइल अप्लाई किए एक ही पेज पर। तो ऐसा भी मुमकिन है, आप कर सकते हो। बेसिकली क्या है कि डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं वो कॉल हो रही हैं हर एक मेन्यू के ऊपर, मेन्यू आइटम के ऊपर। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट चलते हैं। हम देखते हैं व्हाई वी यूज सीएसएस। सीएसएस यूज्ड टू डिफाइन द स्टाइल्स ऑफ योर वेब पेज इंक्लूडिंग द डिजाइन, लेआउट एंड वेरिएशन इन द डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइज। भाई आप क्यों यूज करते हो सीएसएस? सीएसएस सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, सीएसएस जो है वो आपके वेब पेज को डिजाइनिंग करता है, यानी स्टाइल्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा उसकी डिजाइनिंग करता है, उसकी लेआउट जो है, लेआउट जो है और लेआउट में जो वेरिएशंस होती हैं, यानी कि आपके जो डिस्प्ले में जो वेरिएशन होती है डिफरेंट डिवाइसेस में। अब डिफरेंट डिवाइसेस की क्या बात आ गई बीच में, डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइजेस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा कि अभी आप अगर ये लेक्चर सुन रहे हो तो हो सकता है आप मोबाइल पे सुन रहे हो, तो आपको अगर सीएसएस आपने यूज की हुई है अच्छी, तो सीएसएस क्या करती है, सीएसएस आपके मोबाइल की स्क्रीन के स्क्रीन साइज के हवाले से, यानी स्क्रीन साइज के मुताबिक एडजस्ट कर लेती है अपने पेज को। समझ आई? आपने देखे होंगे कि वेबसाइट जो पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव, इस ऐसी चीजों को रिस्पॉन्सिव कहते हैं। ठीक है, जो अपने पेज को सुकेड़ लेती हैं। ठीक है, यानी कि अपने पेज को कम कर लेती हैं और अपने कंटेंट्स को एडजस्ट कर लेते हैं स्क्रीन साइज के मुताबिक। स्क्रीन साइज छोटा होता है तो उसको कम कर देती हैं, और स्क्रीन साइज बड़ा हो तो वो लेआउट चेंज होती है। यानी अगर आप यही स्क्रीन साइज देखो, यानी ये सारा कुछ देख रहे हो अगर वीडियो में, तो आपको ये लैपटॉप में नजर आएगा, लैपटॉप में इस तरह से स्क्रीन नजर आएगी। और अगर यही आपको डब्ल्यूसी स्कूल्स की वेबसाइट अगर आपको मोबाइल पे खोलो तो आपको किसी और तरह से नजर आएगी। ठीक है, तो ये चीजें जो है, ये वेरिएशन होती है जो डिस्प्ले में होती है, और वो क्यों होती है, और वो स्क्रीन स्मार्ट सॉरी स्क्रीन साइजेस के हवाले से होती है। ठीक है,
डिफरेंट डिवाइसेस में की डिफरेंट स्क्रीन साइजेस होती हैं, उसके मुताबिक इसमें एडजस्ट होना होता है, और ये भी CSS के थ्रू होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये मेरा, मैंने ना अपने इसकी स्क्रीन साइज चेंज किया। अब देखिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, तो ये देखें छोटा का ये जा रहा हूँ, इसको छोटे से छोटा कर रहा हूँ, तो ये देखें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। ये देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ये एडजस्ट होता जा रहा है, नीचे वाला भी एडजस्ट हो रहा है, ये ऊपर देखें तो मेन्यू भी एडजस्ट हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, ये अपने आप को एडजस्ट कर रही है। ठीक है, और ये CSS की वजह से हो रहा है। अगर आप ऐसे यूज नहीं करते तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, मीन्स कि आपके जो कंटेंट्स है वो एडजस्ट नहीं होंगे, ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं होंगे स्क्रीन के साइज के मुताबिक। समझ आ गई बात, यहाँ विंडोज के साइज के मुताबिक एडजस्ट नहीं होते, और जब एडजस्ट नहीं होते तो फिर आपको डिस्प्ले जो है वो कम नजर आता है, यानी कि छोटा सा एरिया नजर आएगा। समझ आ गई बात, छोटा सा एक एरिया, जितना आपको स्क्रीन साइज होगा उतना ही एरिया नजर आ रहा होगा, उसके अलावा आगे पीछे नजर भी नहीं आएगा। तो ये चीज होती है। ठीक है, अब एक CSS एग्जांपल देखते हैं भाई। ये देखें, एक ये CSS एग्जांपल है कि ये किस तरह से बनी है। माय फर्स्ट CSS एग्जांपल, दिस इज अ पैराग्राफ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये हेड सेक्शन है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो CSS है, उसमें आपकी तीन तरह की स्टाइल शीट्स हैं। यहाँ तीन तरह की आपके पास CSS है। एक को कहते हैं इंटरनल, एक को बोलते हैं एक्सटर्नल, और एक को बोलते हैं इनलाइन। ठीक है, तो टैग्स के अंदर जो यूज होती है, यानी यहाँ पे मैं जो स्टाइल यूज करता हूँ ना, ऐसे स्टाइल टैग यूज करते थे हम, जो स्टाइल टैग हम यूज करते थे, वो चीज जो है उसे हम बोलते हैं वो इनलाइन है। क्या है वो? इनलाइन। ये जो इस तरह से करके हम यूज करते थे वो क्या थी? वो इनलाइन होती थी। समझ आ गई? जो हम इसके अंदर यूज करते थे। समझ आ गई बात? जो हम टैग्स के अंदर यूज करते थे वो हमारे पास इनलाइन थी, और उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, यानी कि सबसे ज्यादा वो ब्राउजर जो है सबसे पहले उसकी सुनता है। यानी कि जो भी पीछे से कुछ बताया हो, चाहे इंटरनल बताया हो या एक्सटर्नल बताया हो, उसकी प्रायोरिटी होती है, ये टॉप प्रायोरिटी पे होती है। उसके बाद आ जाती है इंटरनल। इंटरनल में क्या होता है, पेज के अंदर दी होती है, एक पेज के अंदर दी होती है, और वो हेड सेक्शन के अंदर दी होती है, जैसे कि ये है। अब ये हेड सेक्शन है, हेड सेक्शन के अंदर हमने स्टाइल टैग दिया, और उसके अंदर हमने बॉडी का बताना शुरू कर दिया कि बॉडी जो है, जो आपकी जो बॉडी टैग है ना, आमतौर पे ये वाला बॉडी टैग, ये किस तरह से बिहेव करेगा। तो हमने कहा कि जी उसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो लाइट ब्लू होना चाहिए। बॉडी जब भी लिखेंगे हम, बॉडी का टैग आएगा तो बॉडी के टैग के पीछे क्या होगा कि बॉडी जो है वो हमेशा लाइट ब्लू कलर में आएगी। फिर जब भी H1 हम लिखेंगे, जब भी हम H1 लिखेंगे इस पेज के ऊपर, तो वो हमेशा उसका कलर व्हाइट होगा और टेक्स्ट लाइन उसका सेंटर होगा। समझ आ गई? और फिर P जब भी आएगा, जब भी इस पेज के ऊपर आएगा, तो उसकी फॉन्ट फैमिली जो है वो वर्डाना होगी, और उसका जो फॉन्ट साइज है वो 20 पिक्सल होगा। ठीक है, तो ये सारा हमने डिफाइन कर दिया है स्टाइल एट्रीब्यूट, सॉरी स्टाइल टैग के अंदर। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं कि ये इंटरनल स्टाइल शीट है। क्या है? इंटरनल स्टाइल शीट है। अब लेट्स सपोज मैं इसको बॉडी टैग को खत्म करता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज को मैं निकाल रहा हूँ और अब रन करके देखता हूँ। तो अब ये देखें क्या हो गया, हमारा बैकग्राउंड जो है व्हाइट हो गया। अब ये व्हाइट हुआ है तो पीछे से जो H1 है वो भी व्हाइट कलर में था, तो व्हाइट व्हाइट मिक्स होके वो भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि व्हाइट H1 डिस्प्ले हो ही नहीं रहा, डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन वो भी व्हाइट कलर में है इसलिए। तो हम यहाँ पे ग्रीन कर लेते हैं ताकि नजर आए हमें। ये देख लो, वहीं का वहीं है। समझ आ गई बात? तो इस तरह से हम डिफरेंट कलर चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज बना सकते हैं। यहाँ पे पी जो है वो 20 जो है पिक्सल पे है, तो हम यहाँ पे इसको 24 भी कर सकते हैं और दोबारा से रन करते हैं, तो ये थोड़ा इंक्रीज हो गया साइज में। समझ आ गई? तो अब जब भी हम
पी यूज करेंगे या एच यूज करेंगे या बॉडी टैग यूज करेंगे वगैरह वगैरह, कुछ भी ऐसा यूज करते हैं तो क्या होता है, अब देखिए एक बार पी टैग यूज किया है, दोबारा पी टैग यूज कर रहा हूँ, फिर दोबारा पी टैग यूज कर रहा हूँ, तो हर बार जो है वो हमें इसी तरह से इसी फॉर्मेट में रहेगा। अगर मैं कहता हूँ नहीं ऐसे नहीं, मुझे चेंज करना है, तो मुझे फिर इसके लिए अब इसको चेंज करने के लिए, मजीद किसी एक को चेंज करने के लिए मुझे अलग से स्टाइल टैग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं फॉन्ट फैमिली लगाता हूँ, फॉन्ट डैश साइज कॉलम 10 px सेमीकॉलन। तो ये जो चीज है ना, अब ये जो चीज मैंने लगाई है इसको बोलते हैं इनलाइन। ब्राउजर जो है पहले वो इन चीजों को पढ़ता है, अच्छी तरह से समझता है और उसके मुताबिक इसकी फॉर्मेटिंग करेगा। लेकिन जब यहाँ पे इस पी टैग में आएगा तो इस पी टैग में हमने कहा है कि नहीं नहीं नहीं, हमें ये जो पी टैग है वो इसके मुताबिक दे। समझ आ गई? इस स्टाइल टैग क्या कहेगा, ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट है सीएसएस का, इसे बोलते हैं इनलाइन। ये क्या करता है, ये कहता है कि उसको छोड़ो, मेरी सुनो पहले। वो कहता है कि भाई स्टाइल एट्रीब्यूट जो है, यानी कि ये जो पी टैग है, इसको आपने इस तरह से इसकी स्टाइलिंग करनी है जैसे मैंने बताया, क्योंकि इसकी हाई प्रायोरिटी होती है, इसलिए सीएसएस जो है इसको चेंज कर देगा और सिर्फ ये इसी पे अप्लाई होगा, इसी पी पे अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये किसी और पी पे भी अप्लाई होगा। देखिए ये देखिए तीसरा पी जो है वो चेंज हो गया, कितना कम हो गया। तो अब अगर दोबारा से मैं पी टैग यूज करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने दोबारा से पी टैग यूज किया, ठीक है, मैं दोबारा से पी टैग यूज करता हूँ, लेकिन उसमें देखें उसमें मैंने कोई स्टाइल टैग नहीं लिखा हुआ। ठीक है, कोई भी स्टाइल टैग नहीं लिखा मैंने। तो दोबारा रन करता हूँ तो देखें अगला जो है वो इसी के मुताबिक आएगा, इसी पी के मुताबिक आएगा। तो दोनों में, तीनों में, चारों में फर्क क्या हुआ? फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो है पी टैग ये नॉर्मली यूज हुए हैं और इनकी हमने डेफिनेशन इंटरनल स्टाइल शीट के अंदर लिख दी थी। अब जितने भी पी टैग आएंगे या जितने भी एच वन आएंगे, जितनी भी बॉडी बॉडी तो हर एक बार आएगी, तो जितने भी एच वन और पी टैग आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस पेज या दिस स्टाइल शीट, वो इस तरह से आएंगे। और अगर मुझे किसी एक को अलग से सेपरेट से डिफाइन करना है तो मैं फिर मुझे स्टाइल टैग इंटरनल स्टाइल शीट के सहारे करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसलिए ब्राउजर जो है इसको पीछे छोड़ देता है। ठीक है, ये ओवरराइड हो जाता है। ओवरराइड का मतलब होता है कि ब्राउजर जो है इसको इग्नोर कर देता है और आगे इसकी सुन लेता है, और इसकी सिर्फ इसके लिए ही सुनता है जहां भी डिफाइन किया होता है। इनलाइन जो है उसको हर एक एलिमेंट में अलग से डिफाइन करना पड़ता है हर एक के लिए। ठीक है, ये सेपरेट डिफाइन करना पड़ता है। एक बार डिफाइन कर दिया और हर एक के लिए यूज कर दिया, ये काम इस इन लाइन में नहीं होता। ठीक है, एक बार डिफाइन करना। और अब ये देखिए ये जो स्टाइल आपने इंटरनल स्टाइल से यूज किया ना, ये पूरे पेज पे अप्लाई हो रही है, सिर्फ पूरे पेज पे अप्लाई हो रही है। समझ आ रही है? ये कहाँ पे अप्लाई होती है? पूरे के पूरे पेज पे अप्लाई होती है। ऐसा नहीं है कि ये दूसरे पेजेस पे अप्लाई होगी, दूसरे पेजेस पे अप्लाई नहीं होना, इसमें सिर्फ इसी पेज पे अप्लाई होगी जो पेज आप बना रहे हो। और इंटरनल स्टाइल शीट जो है वो एक पेज के लिए होती है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट मल्टीपल पेजेस के लिए होती है, एक पेज के लिए भी और मल्टीपल पेजेस के लिए भी। वो आपकी मर्जी, आप जितनी मर्जी चीजों को इंपोर्ट करें तो आपका मसला है। तो ये जो चीज है ना, स्टाइल इनलाइन स्टाइल, ये सिर्फ एक एलिमेंट के लिए होगी, ये सिर्फ जहां पे डिफाइन किया जाएगा उसी के लिए ये काम करेगी। समझ आ गई बात? अब मैंने पीक टैग इसको इतना डिफाइन किया है, ये सिर्फ इतने ही पर अप्लाई करेगी। देखिए दोबारा मैंने पी टैग दिया तो वो नॉर्मल अपनी पोजीशन में आ गया है इसके मुताबिक। क्लियर हो गया बात? तो काफी हमने डिस्कशन कर ली है इस चीज के बारे में, इंट्रोडक्शन में ही काफी कुछ समझ लिया। आगे जाते हैं और पढ़ते हैं मजीद चीजों को। तो ये सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम सॉल्व की है भाई इसने? HTML was never intended to contain a tag for formatting web pages. HTML was created to describe the content of a web page like a heading, ये वो वगैरह। भाई उसने कहा है कि CSS जो है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर बैठी है। क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी कि HTML में हमें सिर्फ कंटेंट्स को फॉर्मेट करने के लिए नहीं कम कुछ मिलता। मीन्स कि हम HTML में जस्ट कंटेंट्स डिलीवर कर सकते हैं, कंटेंट्स दे सकते हैं, जैसे कि हेडिंग होगी, पैराग्राफ हो गया, फॉर्म हो गया, टेबल हो गए, डिव्स होगी वगैरह वगैरह। तो
जब टैग जो है, फॉन्ट जो है, कलर एट्रीब्यूट्स हैं, वो HTML 3.2 स्पेसिफिकेशन में ऐड किए गए हैं, इट स्टार्ट नाइटमेयर फॉर डेवलपर। क्या करता है कि भाई ये जो HTML है ना, आपके पास HTML 5 वर्जन तक है, ठीक है, HTML 1 2 3 4 5। तो जो HTML 3.2 थी ना, उसके अंदर फॉन्ट टैग को HTML के अंदर ही यूज किया गया था। समझ आ गई, फॉन्ट टैग को अंदर ही यूज किया गया था। तो क्या हुआ कि ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वेब डेवलपर्स के लिए, जो HTML बनाते हैं ना, उनके लिए। Development of large websites where fonts and color information were added to every single page became a long and expensive process. क्या होता है कि जब ये फॉन्ट और इस तरह के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो HTML में ऐड किए गए ना, CSS के बगैर ही HTML में ऐड किए गए हैं, तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे उस वक्त, जब आप बड़ी बड़ी वेबसाइट बना रहे हो और आपको बार बार फॉन्ट्स और कलर की इंफॉर्मेशन हर पेज के लिए हर बार अलग अलग से देनी पड़ती है। तो ये काफी महंगा और लंबा चौड़ा प्रोसेस था। तो इस चीज को सॉल्व किया W3 कॉन्स्ट्यूम ने, यानी W3C ने, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्ट्यूम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्ट्यूम क्रिएटेड CSS। उन्होंने CSS क्रिएट कर दी, जो कि रिमूव द स्टाइल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द HTML पेज। ठीक है, CSS ने क्या कर दिया, वहाँ HTML पेज से जितनी भी फॉर्मेटिंग थी वो खत्म कर दी और खुद अपने आप में ले गई और उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो द CSS डेफिनेशन आर नॉर्मली सेव्ड इन एक्सटर्नल डॉट CSS फाइल, यानी डॉट CSS फाइल बनती है। इसकी जो एक्सटर्नल फाइल होती है ना, जिसको मैं एक्सटर्नल CSS कह रहा हूँ, वो फाइल जो है वो सेव होगी डॉट CSS से। आपकी HTML फाइल जो है वो डॉट HTML या डॉट HTM से यूज होती थी या सेव होती थी, उसकी एक्सटेंशन ये थी। इस फाइल को हम जब भी सेव करेंगे डॉट CSS फाइल से करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस फाइल को हम जब भी सेव करेंगे डॉट CSS फाइल से करेंगे। विद एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज अ लुक ऑफ एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। यानी क्या होता है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट से क्या होता है कि आप पूरी की पूरी वेबसाइट की लुक चेंज कर सकते हो सिर्फ एक फाइल से। आप एक फाइल को बना लो, ठीक है, एक्सटर्नल फाइल, एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना लो और उसको हर पेज पे इंपोर्ट करते रहो, चाहे आपके 100 पेज हैं 200 पेज हैं, वो आप वहां पे आ जाएगी। और जब आप एक फाइल को ही उधर को चेंज करोगे तो आपकी सारी सारी लेआउट भी चेंज हो जाएगी, सारी सारी वेबसाइट की। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे। आगे नेक्स्ट हम इसका सिंटैक्स देखते हैं कि वो कैसा, ये तो इंट्रोडक्शन था। तो CSS जो है, रूल कंसिस्ट ऑफ ए सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक। अब हम इसका सिंटैक्स देखने जा रहे हैं कि सिंटैक्स क्या है। तो वो कहता है कि भाई एक सिलेक्टर होता है और एक डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है इसका। अब याद रखिएगा सिलेक्टर क्या है, ठीक है। H1 क्या है, हेडिंग 1, और उसके बाद ये जो कर्ली ब्रैकेट आ रही है ना आपके पास, ये पूरी जो पूरा क्या है, उसकी बॉडी है। यानी कि H1 के अंदर आपने, ये जारी बात है, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को बताना है, डिफरेंट चीजें बतानी है। इसका कलर बता सकते हैं आप, कलर साइज बता सकते हैं, इसकी फॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फॉन्ट के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो हमने वो सारी चीजें देनी है। तो ये क्या है, बेसिकली ये डिक्लेरेशन है। क्या है ये, एक डिक्लेरेशन है। इतना हिस्सा क्या है, ये डिक्लेरेशन है। ये सेमी कॉलम से पहले पहले ये क्या है, इसको डिक्लेरेशन कहते हैं। फिर इसी तरह से ये भी एक और डिक्लेरेशन आती है। ठीक है, तो ये दो डिक्लेरेशंस हैं जो कि इस बॉडी के अंदर हमने दी हैं। ये दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, आपकी मर्जी कितनी ऐड कर लें। तो अब ये जो कलर है ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है, और ये क्या है, ये वैल्यू है। ब्लू कलर कॉलन ब्लू, फिर टर्मिनेटर लगा दिया। उसके बाद फिर प्रॉपर्टी नेम लिखा, प्रॉपर्टी नेम क्या, फॉन्ट साइज, और फिर कॉलन, और फिर उसकी वैल्यू 12। यानी कि ये क्या कह रहा है, H1 जो है उसका कलर क्या होगा, ब्लू कलर होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, उसका जो फॉन्ट साइज होगा वो 12 पिक्सल होगा, 12 पिक्सल होगा। और फिर साथ ही बात, तो ये दो डिक्लेरेशन हैं, ठीक है, एक सिलेक्टर की। सेक्टर क्या है, H1, और आपकी जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर आपकी डेफिनेशन आ रही है इसकी, मतलब कि डिक्लेरेशन आ रही है कि भाई आपने क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज करनी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज। अच्छा, बाकी जितनी भी हैं जिनको हमने डिफाइन नहीं किया वो डिफॉल्ट रहेंगी। नॉर्मली H1 की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो डिफॉल्ट है, हम उसको चेंज कर रहे हैं बाई यूजिंग CSS के थ्रू हम चेंज कर रहे हैं। नॉर्मली कलर क्या होता है H1 का, ब्लैक होता है।
नॉर्मली फॉन्ट साइज क्या होता है, वो लेट्स सपोज 18 होता है, फॉर एग्जांपल 18 होता है, तो हमने उसको कम करके 12 कर दिया। तो ये कलर, अब ये जो कलर है ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज है। इस तरह से और भी प्रॉपर्टीज है आपके पास, और हर प्रॉपर्टी की एक वैल्यू होती है, और वैल्यू को हम कैसे देते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर में देते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर में देते हैं। ये एक पेयर है, पेयर का नाम क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी आएगी आपकी, ये कोई भी हो सकती है, जैसे कि कलर है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट फैमिली भी हो सकती है, बोल्ड है, फॉन्ट बोल्ड है करना है या नहीं करना वगैरह वगैरह, वो भी चीज है। तो ये सारे क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, और हर प्रॉपर्टी की एक वैल्यू होगी। जैसे कि कलर है तो उसके ब्लू है, फॉन्ट साइज है तो उसमें फॉन्ट साइज आएंगे, ये 8 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13, 14, 72 तक ये भी आते हैं। ठीक है, तो द सिलेक्टर पॉइंट टू ए HTML एलिमेंट्स यू वांट टू स्टाइल। सिलेक्टर क्या करता है, ये वो एलिमेंट है, सिलेक्टर जो है ना, ये आपने पहले लिखना कैसे है, ये इसके सिंटैक्स है। पहले H1 लिखेंगे, यानी वो सिलेक्टर लिखेंगे जिसको आपने चेंज करना है। H1 चेंज करना है, H2 करना है, H3 करना है, H4 करना है, P टैग को करना है, टेबल टैग को करना है, TD को करना है, TR को करना है, TH को करना है, किसको करना है भाई, और फॉर्म को करना है, इनपुट को करना है, किसको करना है आपने। ठीक है, समझ आ रही है बात, तो उसको हम सिलेक्टर कहेंगे। यानी जिस HTML एलिमेंट पर हम CSS अप्लाई करने जा रहे हैं वो है सिलेक्टर। ठीक है, यहाँ पे इस केस में H1 है। तो डिक्लेरेशन ब्लॉक जो है कंटेन्स वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। एक से ज्यादा डिक्लेरेशन जो है वो डिक्लेरेशन ब्लॉक में डाली जा सकती है। ये डिक्लेरेशन ब्लॉक जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स को कहते हैं, डिक्लेरेशन ब्लॉक है। अब इसके अंदर एक से ज्यादा डिक्लेरेशन को ऐड कर सकते हैं जो कि सेपरेट हो सकती हैं सेमी कॉलम से। इस कॉलम से इनको सेपरेट किया जाएगा। अगर ये आप बीच में नहीं डालते तो एरर आएगा। समझ आई, आपका काम पूरा कंप्लीट नहीं होगा। So each declaration includes CSS property name and value separated by a column. Multiple CSS declarations are separated by a semicolon and declaration blocks are surrounded by a curly bracket. वही बात होगी जो मैंने बताया अभी। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक एग्जांपल इसकी, देख लेते हैं कि भाई स्टाइल शीट में हमारे पास क्या हुआ। वो कहता है भाई हमारे पास पी टैग जो है वो रेड में आना चाहिए, और टेक्स्ट लाइन जो है उसकी सेंटर होनी चाहिए, और ये इसने लिख दिया यहाँ पे। और साथ ही पी टैग को 2 बार उसने कॉल करके दिखा दिया आपने कि देखो कि दोनों बार सेंटर में आ रहा है, दोनों बार रेड में आ रहा है। ठीक है, अब तीसरी बार भी मैं लिखूंगा वो भी ऐसे ही आएगा। चलो मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं लेफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या होता है, दोनों ही लेफ्ट में हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि स्टाइल शीट यूज हुई है, इंटरनल स्टाइल शीट, तो इस पेज पे ये अप्लाई हो। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आगे जाते हैं। ये वही बात होगी सारी मैंने जो एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, अब सेक्टर्स की बात करते हैं, मजीद आगे थोड़ा सा जाते हैं, सेक्टर्स की बात करते हैं। तो CSS सेलेक्टर्स क्या काम करते हैं, CSS सेलेक्टर्स जो हैं आर यूज टू फाइंड और सेलेक्ट द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। ठीक है, क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि CSS सेलेक्टर सेलेक्ट HTML एलिमेंट्स यू वांट टू स्टाइल। क्या है कि CSS सेलेक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं वो उन सारे एलिमेंट्स को, HTML एलिमेंट्स को जिनको आपने स्टाइल करना है। समझ आ गई बात, आप जिनको स्टाइल करना चाहते हो वही आपको, यानी कि आप सेलेक्ट करोगे ना कि कौन कौन से हैं। आपने पी टैग को यूज करना है, आपने एच को यूज करना है, H1 को यूज करना है, H2 को यूज करना है। यानी फर्ज करें आपने आप कहते हैं H1 जो है मेरा ब्लैक हो, और H2 जो है मेरा वो भी ब्लैक हो, H3 भी ब्लैक हो, तो ये तो मुझे सेपरेटली देना पड़ेगा ना, मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो वी कैन डिवाइड द CSS सेलेक्टर्स इनटू 5 कैटेगरीज। यानी वो कहता है कि 5 कैटेगरीज में हमने CSS सेलेक्टर्स को डिवाइड किया। सिंपल सेलेक्टर्स, सिंपल एलिमेंट बेस्ड ऑन आईडी एंड क्लास। समझ आ गई बात, उसने क्या किया, सिंपल सेलेक्टर्स में क्या होता है, हम एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन आईडी एंड क्लास, क्लास और आईडी। इसके बारे में मैंने आपको HTML में बताया हुआ। ठीक है, कंबाइन combinator selectors select the element based on specific relationship between them. Pseudo class selector selects element based on constraint state, and pseudo element selector select and style a part of element. Attribute selector select a element based on the attributes or attribute value. तो सबसे पहले एलिमेंट सेलेक्टर को देखते हैं इसमें। तो ये हमारे पास ये कुछ बेसिक सेलेक्टर्स को एक्सप्लेन करेगा। क्या वो क्या कहता है कि भाई आपके पास नॉर्मली एक सेक्टर है P,
अब आपने पी को फॉर्मेटिंग करनी है तो कैसे करनी है, पी सेक्टर नेम लिखेंगे पी, और आगे डिक्लेरेशन ब्लॉक लिखेंगे। ब्लॉक में क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर दो डिक्लेरेशन हुई है। इस रेट में सिंबल है, टेक्स्ट लाइन जो है सेंटर होगी और कलर जो है उसका रेड होगा। आप और भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अब आईडी से भी आप कर सकते हो आमतौर पर, समझ आ गई। ये तो था पी टैग। अब पी टैग जितनी बार भी आएगा, ठीक है, उसका ये हिसाब किताब होगा, यानी उसका सेंटर लाइन होगा और कलर जो है वो रेड होगा। अब आगे आईडी सेलेक्टर्स जो हैं वो भी आ जाते हैं। आईडी सेलेक्टर क्या होते हैं, यानी कि सपोज करो मैंने पी टैग यूज किया तो पी टैग को कोई आईडी दे दी है, ठीक है। आईडी जो है ना वो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है, एक यूनिक नेम होता है। तो पी टैग को मैंने एक आईडी दी हुई है और बाकी पी टैग को मैंने आईडी नहीं दी हुई। फर्स्ट कर मैंने 5 बार यूज किया पी टैग, जिनमें से 3 बार मैंने आईडी दी पी टैग के लिए, 2 बार नहीं दी। तो ID सेलेक्टर यूज द ID एट्रीब्यूट ऑफ HTML एलिमेंट टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक एलिमेंट, यानी कि क्या कर रहा है ये ID एट्रीब्यूट सेलेक्टर जो है, ID सेलेक्टर जो है वो क्या करता है, वो ID की बेस पर, ID के बेस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करेगा, ID के बेस पर डिजाइन करेगा। हम अब बजाय के पहले पी टैग लिख रहे थे, H1 लिख रहे थे, H2 लिख रहे थे, हम अब वो आईडी का नेम लिखेंगे कि जहां जहां वो आईडी इस्तेमाल होगी, जहां कहीं भी वो आईडी इस्तेमाल होगी तो उसकी जो डिजाइनिंग है वो भी अप्लाई होगी HTML एलिमेंट के साथ, ठीक है। HTML एलिमेंट के साथ उसकी डिजाइनिंग भी आ जाएगी। आईडी ऑफ एलिमेंट इन ए यूनिक विद इन अ पेज, आईडी ऑफ एलिमेंट इज यूनिक विद इन अ पेज, यानी कि एक पेज के अंदर आईडी जो है किसी भी एलिमेंट की वो यूनिक होगी, यानी कि आप अलग अलग करोगे वो यूनिक होगी। सो द आईडी सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट वन यूनिक एलिमेंट, एक यूनिक एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए आपके आईडी सेलेक्टर जो है वो यूज होता है। यानी हम आईडी जो है वो एक ही बार देंगे और एक यूनिक देंगे, ये नहीं कि बार बार वही दे रहे हैं, एच पी टैग को भी वही दे रहे हैं, H1 को भी वही दे रहे हैं, H2 को भी दे रहे हैं, H3 को भी वही दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, यूनिक है। तो सेलेक्ट एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक आईडी, यूज राइट अ हैश कैरेक्टर फॉलोड बाय आईडी ऑफ द एलिमेंट। अब इसमें क्या है, वो कह रहा है कि भाई उस एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है आपको, आपको आईडी लिखनी है और आईडी को लिखने के लिए आपने हैश कैरेक्टर लिखना है। ये जो हैश है ना, ये कैरेक्टर लिखना है और उसके बाद आपने आईडी नेम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे पैरा 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पैरा 1 लिखा है। अब यहाँ पे पैरा 1 लिखा है तो ये क्या कह रहा है कि ये आईडी है। हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये देखिए, ये पैरा 1 है, इसमें उसने क्या कि टेक्स्ट लाइन जो है वो सेंटर होगी और कलर जो है वो रेड होगा और साथ ही इसने पी टैग लिखी है। अब ये पी टैग लिखा है तो पी टैग में आपने अब क्या किया, पैरा आईडी इक्वल टू पैरा 1, यानी कि पैरा 1 मतलब कि आपने इस आईडी को यूज कर लिया है पैरा 1। अब जब आईडी को डिफाइन करना है ना अपनी स्टाइलिंग के लिए तो हैश सिंबल लगाना है, लेकिन जब कॉल करना है तो आपने हैश सिंबल के बगैर कॉल करना होता है इसको, ठीक है। अब पी टैग आपने यूज किया, पी टैग में आप आईडी भी यूज कर रहे हो तो इसका मतलब है अब जब आईडी यूज करोगे तो पैरा 1 आईडी ये है, ब्राउजर इसको पढ़ेगा कि भाई इसको मुझे पैरा 1 के मुताबिक एडजस्ट करना है तो वो जाएगा पैरा 1 के पास और वहां देखिएगा कि सिंटैक्स लाइन जो है वो सेंटर वगैरह कलर इसका जो है वो रेड है। अब जो नेक्स्ट पी टैग है आप ये जो देख रहे हो, इसके अंदर आपने कोई भी आईडी इस्तेमाल नहीं की, इसलिए ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग के साथ आती है, डिस्प्ले हो रही है। ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग है, डिफॉल्ट जो है, और ये जो है ये स्पेशल फॉर्मेटिंग है जो कि आपने खुद डिफाइन की है यहाँ पैरा में। अब सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसी को कॉपी करता हूँ, मैं दोबारा भी लिख सकता हूँ ऐसे, ये देखिए दोबारा लिख लिया, लेकिन मैं कहता हूँ मैं H1 में लिखता हूँ, H1, और यहाँ पे भी मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ H1। और अब देखते हैं कि ये पैरा 1 चलती है कि नहीं चलती, H1 के लिए चलेगी या नहीं चलेगी, तो ये चलेगी। क्यों चलेगी भाई, क्योंकि आईडी है ना। अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ है, पहले मैं अगर कहता था कि H1 के लिए मैंने अलग बनाई, H2 के लिए अलग बनाई, अब मैं आईडी की बेस पे अगर करता हूँ ना काम, तो मैं वो किसी भी एलिमेंट के साथ यूज कर सकता हूँ।
H1 जो है इसको मैंने यानी कि मैंने पी टैग के लिए भी यूज कर लिया पैरा वन को मैंने H1 के लिए भी यूज कर लिया। अब H2 के लिए भी मैं यूज कर सकता हूँ, सपोज करो। ठीक है, मैं अलग से देता हूँ यही चीज, और मुझे अगर फर्ज करें यही चाहिए सेम, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे H2 लिख देता हूँ सिंपली। तो H2 लिखूंगा तो ये आईडी की बेस पे है ना, क्योंकि आईडी सेम है तो H2 पे भी अप्लाई हो जाएगा। समझा की बात, सेम टू सेम। तो अच्छी अप्रोच है ये कि आप आईडीज की बेस पे काम करो, और जब आपको जरूरत हो आप आईडी को कॉल कर लो, और वो एलिमेंट जो है वो आपका उसके मुताबिक फॉर्मेटिंग हो जाएगी उसकी, या फिर उसके मुताबिक उसकी डिजाइनिंग हो जाएगी। तो ये काफी अच्छी अप्रोच है। आईडी नेम जो है वो नंबर के साथ स्टार्ट नहीं होगा भाई, याद रखिए। सीएसएस क्लास वेक्टर। अच्छा जी, पहले हम बात कर रहे थे आईडी की, अब बात करें हम क्लास की। आईडी जो है वो कैसे यूज की हमने, हैश के नाम से, हैश करके। ठीक है, अब क्लास के थ्रू बात करेंगे। अब जब क्लास सिलेक्टर जो है, पहले हमने नेम सिलेक्टर के साथ किया था, यानी कि H1 लगा दिया, P1 लगा दिया, P लगा दिया, H2 लगा दिया, H3 लगा दिया, और उसकी फॉर्मेटिंग कर दी डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर। अब हमने फिर आईडी यूज की, यहाँ पे आईडी यूज की, तो आईडीज को हमने मुख्तलिफ जगहों पे यूज करके देखा, और वो बड़ी अच्छी कामयाब रही। और हैश सिंबल हमने यूज किया उसको डिफाइन करने के लिए। ठीक है, और जिस भी टैग के अंदर हमने यूज करना है, जिस भी एलिमेंट के अंदर हमने यूज करना है, सिर्फ हम आईडी नेम पास करते हैं और वो यूज हो जाती है। अब वो ये तो आईडी थी, अब वो हमने बात की है ऊपर के आईडी भी होती है और क्लास भी होती है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल ये जो HTML है ना, सिंपल यहाँ पे हमने क्या कहा है, बेस्ड ऑन द नेम, आईडी एंड क्लास। नेम की भी हमने देख लिया, आईडी की भी देख लिया, अब रह गई क्लास की। क्लास का हमने देखना है सिंपल सेक्टर। तो क्लास क्या करती है, क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट्स एचटीएमएल एलिमेंट्स विद स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट्स। यानी कि क्या है कि आप क्या कर रहे हो, क्लास एट्रीब्यूट जो है वो एचटीएमएल एलिमेंट्स का कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं विद स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट्स। एक क्लास एट्रीब्यूट भी होता है, जैसे आईडी एट्रीब्यूट है, इस तरह से क्लास एट्रीब्यूट भी होता है एचटीएमएल के अंदर। ठीक है, तो टू सेलेक्ट एलिमेंट विद स्पेसिफिक क्लास, राइट अ पीरियड यानी डॉट करेक्टर फॉलोड बाय द क्लास। तो भाई किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, स्पेसिफिक क्लास के एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्लास के हिसाब से हम बना देते हैं, एक क्लास बना लेते हैं, और उस क्लास के मुताबिक हम या क्लास के अंदर हम उसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, और दोबारा से जैसे हमने आईडी कॉल की, इस तरह से क्लास का नेम कॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्लास का नेम रखा है सेंटर, और ये डॉट क्यों आ रहा है, ये पीरियड है, ये इसका मतलब है कि ये क्लास डिफाइन हो रही है। समझ आ गई, ये क्या डिफाइन हो रही है, डॉट है तो क्लास डिफाइन हो रही है, हैश है तो आईडी डिफाइन हो रही है। ठीक है, और ये हम इंटरनल स्टाइल शीट में भी लिख सकते हैं और एक्सटर्नल स्टाइल शीट में भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, इन लाइन में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे क्या है, डॉट सेंटर, ये हमने नाम रखा हुआ है, ये सेंटर दूसरा कोई एट्रीब्यूट वैल्यू नहीं है, ये सेंटर जो है वो क्लास का नाम है। ठीक है, तो डॉट सेंटर क्लास का नाम है। फिर आगे डिक्लेरेशन के अंदर हम क्या करेंगे, डिक्लेरेशन के अंदर हमने सिंपली तौर पर वैल्यू पेयर देना है, यानी वो क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर्टी और वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, सिंपल वही सामने। तो इसको भी हम एग्जांपल इसकी देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, एग्जांपल्स से बेहतर समझ आ जाती है चीजों की। जी, तो हम लोग बात कर रहे थे सेक्टर्स की। तो सेक्टर्स में क्लास की बात कर रहे थे ना, तो क्लास में क्या हुआ, ये सेंटर था। ठीक है, तो ये क्लास का नेम है, तो क्लास जो है वो रिप्रेजेंट कैसे होती है, डॉट से रिप्रेजेंट होगी। हमेशा याद रखिए, जब भी हमने क्लास को नेम देकर उसका ब्लॉक बनाना है तो हम डॉट लगाएंगे। ये डॉट बताती है कि ये क्लास है, तो डॉट सेंटर ये क्लास नेम है। ठीक है, और उसके अंदर हमने कहा है कि जब भी ये क्लास यूज होगी
तो उस क्लास को यूज करने वाले एलिमेंट की हमें फॉर्मेटिंग कैसे करनी है कि उसके टेक्स्ट लाइन जो है सेंटर करनी है, जो है उस पर ऐड कर देना है। अब देखें हमने पी टैग, अब यहाँ तक तो बात होगी ये इंटरनल स्टैक यूज किया। अब ये देखें ये रेड एंड सेंटर लाइन हेडिंग, रेड एंड सेंटर लाइन पैराग्राफ। अब देखें H1 क्लास आपने एट्रीब्यूट यूज किया और उसके अंदर सेंटर लिख दिया। ये सेंटर क्या है? ये सेंटर जो है ये वाली क्लास का नेम, और साथ ही आपने ये लिख दिया पीछे H1 के अंदर जो भी आपने लिखना था। इस तरह से पी टैग के अंदर भी आपने लिख दिया जो भी आपने लिखना था, ठीक है, वो क्लास आपने यूज कर। अब फर्स्ट करो मैं यही दोनों चीजें यूज कर रहा हूँ दोबारा से, ठीक है, मैं दोबारा से ये यूज कर रहा हूँ और दोबारा से यूज कर रहा हूँ, तो सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ, क्लासेस को हटा रहा हूँ, सिंपल यूज कर रहा हूँ और देखता हूँ कि अब क्या होगा। बगैर क्लास के यूज किए ये दोनों कैसे दिख रही है, तो ये देखिए ये बगैर क्लास के डिफॉल्ट दिख रही है, बिल्कुल डिफॉल्ट। लेकिन जैसे ही मैं क्लास लगाऊंगा और सेंटर लगाऊंगा तो ये इसके मुताबिक हो जाएगा। तो आईडी और क्लास तकरीबन सेम ही है, ठीक है, एक ही तरह के, बस इनका जो डिफरेंस है वो ये है कि सिंटैक्स में डिफरेंस है, एक डॉट से आपने रिप्रेजेंट करना और एक हैश से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आईडी जो है वो ज्यादा बेहतर रहती है, वो आप यूज करना भी बेहतर। You can also specify that only specific HTML element should be affected by class. क्या होता है कि स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो हैं वो इफेक्ट होंगी क्लास से, ठीक है। आपने ये चीजें देखी होंगी। यू कैन आल्सो स्पेसिफाई दैट ओनली स्पेसिफिक एचटीएमएल एलिमेंट शुड बी इफेक्टेड बाय अ क्लास, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन दिस एग्जांपल p टैग विद क्लास a विल बी रेड एंड लाइन, यानी कि अब वो ये चीज भी है, एक और चीज आती है, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो वो कह रहे कि भाई ये पी क्यों आ गया, भाई क्लास के साथ पी क्यों आ गया, समझ आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा गौर करें तो इसने क्या कहा, यू कैन आल्सो स्पेसिफाई दैट ओनली स्पेसिफिक एचटीएमएल एलिमेंट शुड बी अफेक्टेड बाय क्लास। आपने कहा है कि भाई एक आप मजीद एक ऑप्शन आ गई है बड़ी अच्छी, वो कहता है कि भाई आप कहते हो कि अगर एक क्लास है जो आपने बनाई है, आप कहते हो कि वो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट एचटीएमएल एलिमेंट के साथ ही बनी रही। मैं नहीं चाहता इसको कोई और भी यूज कर सके, मैं नहीं चाहता कि वो H1 भी यूज करे, मैं नहीं चाहता कि उसको H2 भी यूज करे, मैं चाहता हूँ सिर्फ P टैग उसको यूज करे। तो मैंने P के लिए बना दी, तो P डॉट सेंटर लिख दिया। तो इसका क्या मतलब होगा, अब इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ P के एलिमेंट्स ही यूज कर सकते हैं इसको, इसके अलावा और कोई भी इसको यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब ये देखें P डॉट सेंटर लिखा और टेक्स्ट लाइन ये लिख दिया वगैरह वगैरह, ये मैंने लिख दिया सारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पी डॉट सेंटर का क्या मतलब है, अब पी डॉट सेंटर का मतलब ये कि पैराग्राफ, पी से पैराग्राफ होता है। तो सिर्फ पैराग्राफ, जब हम पैराग्राफ यूज करेंगे ना, यानी कि पैराग्राफ ये जो टैग जो है वो यूज करते हैं, तो जब उसके अंदर क्लास सेंटर हम यूज करेंगे तो ये उस पे अप्लाई होगी, सिर्फ पी टैग पे अप्लाई होगी, बाकी किसी के लिए अप्लाई नहीं होगी। आपने क्या कर दिया, इसको कैद कर दिया, आपने इसको स्पेसिफिक बना दिया, किसी एक एचटीएमएल टैग के लिए लिख लिया आपने, एचटीएमएल एलिमेंट के लिए आपने लिख लिया। अब फर्ज करें H1 भी आपने यूज किया और उसके लिए भी आप सेंटर यूज कर रहे हो, अब देखो ये भी सेंटर यूज किया, ठीक है, और H1 के लिए भी यूज कर रहे हो, तो अब दिस हेडिंग विल नॉट बी इफेक्टेड, ये हेडिंग जो है इफेक्ट नहीं हुई है, देखें ये ब्लैक नजर आता है, ये इसको भी आमतौर पे नजर आना चाहिए था, क्या नजर आना चाहिए, सेंटर और रेड नजर आना चाहिए था, लेकिन नहीं नजर आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये पी लगा हुआ है साथ, पी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये पी टैग्स के लिए है, समझ आ गई। ये क्लास जो है वो सिर्फ पी टैग के लिए, और किसी के लिए नहीं है। अब पी टैग जो है फर्स्ट करो मैंने यहाँ पे एक बार यूज किया, यहाँ पे ऐसे कॉपी किया और नेक्स्ट मैं आगे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोबारा से मैंने यूज किया तो दोबारा से मेरे पास पी टैग यूज हो रहा है, ठीक है। अब मैं फर्स्ट करें H1 जो है उसके लिए यूज किया था, सेंटर नहीं काम कर रहा, तो मैं चले आपकी तसल्ली के लिए H2 के भी ट्राई कर लेते हैं कि क्या पता वहां पे काम कर दे, क्या ख्याल है, देख लेते हैं वहां पे भी काम करता है कि नहीं करता। फिर रन किया हमने तो देखो ये तो H2 पे भी काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पे पी लिख दिया हुआ है। फर्स्ट करो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे H1, अब देखना है अब क्या होगा, अब सारा कुछ उल्टा होगा। अब ये गौर कीजिएगा, मैंने तजर्बा किया, कर रहा हूँ आपके साथ एक्सपेरिमेंट। अब क्या होगा, अब सिर्फ H1 वाले चेंज होंगे, बाकी सारे
चेंज नहीं होंगे। ये पी टैग जो है वो आपको रेड में नजर नहीं आएगा। ये जो है ना, ये चीज पी टैग आपको रेड में नजर नहीं आएगी। सिर्फ नजर आएगा तो क्या नजर आएगा, ये दिस हेडिंग विल नॉट बी इफेक्टेड, ये चीज नजर आएगी आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज कर दी। जितनी बार भी H1 नजर आएगा उतनी बार ये चीज नजर आएगी। ये देखिए टोटल चेंज हो गया सारा कुछ। समझ आ गई बात। तो सिर्फ इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि स्पेसिफिक एलिमेंट जो आपने यहाँ पे दिया होगा सिर्फ वो ही इफेक्ट होगा और इफेक्ट नहीं होगा। समझ आ गई बात। ये इस तरह से HTML एलिमेंट कैन आल्सो रेफर टू वन और मोर क्लास। एक से ज्यादा रेफर क्लास भी की जा सकती है, यानी कि क्लासेस का नाम एक से ज्यादा भी दिया जा सकता है। ये भी मजे की चीज है। अब देखें ये भी सीखते हैं क्या कहता है पी सेंटर पी लार्ज। अब देखें पी सेंटर जो है, एक पी जो है आपने एक से ज्यादा क्लासेस भी बना सकते हो। किसी एक एलिमेंट के लिए आप एक से ज्यादा क्लासेस भी बना सकते हो। एक से ज्यादा चीजें के लिए आप एक से ज्यादा क्लासेस भी बना सकते हो, याद रखिएगा। तो आपने पी डॉट सेंटर लिखा, उसके लिए आपने फॉर्मेटिंग कर दी। फिर पी डॉट लार्ज लिखा, उसमें आपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर दिया। अब फर्ज करें आपने दोनों चीजों को इकट्ठा यूज करना है, तो दोनों चीजों को आप इकट्ठा भी यूज कर सकते हो। अब देखें H1 यूज करे सेंटर को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये देखें दिस हेडिंग विल नॉट बी इफेक्टेड, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये H1 के लिए। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे P के लिए हुई है, H1 के लिए तो हुई नहीं हुई कोई भी यहाँ पे, तो उसके लिए तो हमें लिखनी पड़ेगी, हमने लिखी तो हुई नहीं, तो इसलिए ये चीज इफेक्ट नहीं हो रही। पी जो है पी क्लास सेंटर, तो दिस क्लास विल बी रेड एंड सेंटर लाइन, दिस क्लास विल रेड एंड सेंटर लाइन। ठीक हो गया, क्योंकि हमने कौन सी क्लास यूज की, सेंटर यूज की। अब यहाँ पे हमने लार्ज और सेंटर दोनों को इकट्ठा यूज कर लिया, स्पेस देकर हम दोनों को इकट्ठा यूज कर सकते हैं। तीसरा भी हो तो भी हम यूज कर सकते हैं, यानी कि एक और क्लास भी होती है पी टैग की, तो हम वो भी यूज कर सकते थे इकट्ठी। तो यानी एक स्पेस देनी और दूसरी क्लास का भी नाम पूछना, तो क्लास इक्वल टू सेंटर लार्ज, तो ये भी रेड भी हो जाएगी, सेंटर लाइन भी हो जाएगी और लार्ज फॉन्ट साइज भी हो जाएगा। तो इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो गया। बस करो मैं ये सेंटर हटा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेंटर हटा रहा हूँ, एक ही क्लास दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या कर रहा हूँ, एक ही क्लास दे रहा हूँ। अब रन करता हूँ, तो सिर्फ क्या हुआ, इसके मुताबिक, इसके मुताबिक क्या था कि भाई 300% फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है। कितने परसेंट, 300%। तो ये 300% फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये लाइन रेड लाइन भी हो, तो मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ सेंटर भी कर दो भाई। तो अब सेट कर दिया, तो अब ये सेंटर भी हो गया। ठीक है, तो ये एक से ज्यादा क्लासेस में बना के मैं दे सकता हूँ, इसको डिफाइन कर सकता हूँ। समझ आ गई बात। जी, तो आगे बात करते हैं CSS यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर स्टार सेलेक्ट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑन द पेज। ये क्या करता है, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है। क्या कहता है, CSS रूल बिलो विल इफेक्ट एवरी एलिमेंट ऑफ द पेज। वो कहता है कि भाई ये जो है ना, यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब है जब आप कहते हो कि भाई जितने भी एलिमेंट्स पेज के अंदर यूज हो रहे हैं सब पर अप्लाई हो जाए, सब पर ये चीज अप्लाई हो जाए, तो आप क्या करोगे, स्टार और ब्रैकेट के अंदर सारा कुछ लिख दोगे। अब आपको कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप सब सीधा करते रहो, यही काम करो। तो देखो पी टैग एवरी एलिमेंट ऑन विल पेज विल बी backed by the style मी टू पैराग्राफ। आईडी भी अगर आपने दे दी है ना क्लास के अंदर, अब आपने आईडी भी दे दी है कि किसी और आईडी के थ्रू भी आप यूज करना चाह रहे हो, तो भी ये काम नहीं होगा, क्योंकि आपने सिलेक्टर यूज किया हुआ है ये वाला। तो इसमें क्या होगा, ये सारा ही मी एंड मी टू एंड मी आल्सो, यानी ये वाला हर एलिमेंट जो है वो आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ना सिलेक्टर, यूनिवर्सल सेक्टर बोलते हैं इसको। ये पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स दिए होते हैं, आप बेशक उसकी इनलाइन भी करते रहो, ये नहीं सुनेगा, ये यूनिवर्सल सेक्टर सबको कर देगा। ठीक है, अब ये सर ग्रुपिंग सेक्टर कहते हैं, भाई अब ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग सेक्टर सेट ऑल द HTML elements with the same style definition. Looking at a CSS code, H1, H2 and P have the same style definition. अब देखें, वो कहता है कि भाई फर्ज करें ये आपके पास ना H1 है, उसके बारे में आपने बोला कि ये भी सेंटर हो रेड हो, फिर H2 के लिए बोला ये भी सेंटर रेड हो, H3 के P के लिए बोला ये भी सेंटर रेड है। अब देखो तीनों चीजें एक ही वो कह रहा है H1 भी ऐसी हो, H2 भी ऐसी हो और H3 भी सेंटर हो और रेड कलर में हो।
तो अब तीनों के लिए आपने सेपरेट सेपरेट लाजमी लिखना है। क्या ये बेहतर नहीं है कि आप एक बार में सारा कुछ कर लो? अब देखें, तीन अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तीन अलग अलग एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए आपको तीन अलग अलग बार लिखना पड़ रहा है, अलग अलग बार लिखना पड़ा है। तो इस चीज से बचने के लिए क्या है, इट इज बेटर टू ग्रुप द सेक्टर्स टू मिनिमाइज द कोड। कोड को छोटा करने के लिए ना, ये जो देखो इतना लंबा काम आप लिख रहे हो, इसको छोटा करने के लिए आप इसको ग्रुप कर लो। ग्रुप कैसा किया जाता है? तो ग्रुप सेलेक्टर सेपरेट ईच सेलेक्टर विद अ कॉमा। क्या होता है कि आप ये काम कर लो, H1 के लिए भी कॉमा, H2 के लिए कॉमा, P, यानी कि तीन, हमने तीनों को ग्रुप कर दिया। और क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सेम थी, यानी कि एक ही तरह के थे, इस वजह से हमने इसको ग्रुप किया। ग्रुप करने की वजह क्या थी कि तीनों की डेफिनेशन जो है, डिक्लेरेशन जो है वो सेम है। तो हम H1 को भी यही कह रहे हैं, H2 को भी कह रहे हैं, तो इस तरह से कोड लंबा हो रहा था। तो हमने क्या किया, ग्रुप कर दिया। और ग्रुप करने का तरीका क्या था कि सेक्टर का नाम लिखो, फिर कॉमा लिखो, फिर सेक्टर का नाम लिखो, फिर कॉमा लिखो, फिर सेक्टर का नाम लिखो, फिर कॉमा कर लो। तो भाई ये देखो, सेक्टर का नाम फिर कॉमा, फिर सेक्टर का नाम फिर कॉमा, फिर सेक्टर का नाम और आगे ब्रैकेट। ठीक है, फिर अब आखिरी बार कॉमा नहीं आएगा। तो ये तीन सेक्टर जो है वो ग्रुप हो गए। अब उसके लिए देखो, आप कितनी लाइनों का कोड कर रहे थे, ये कितना लंबा चौड़ा कोड कर रहे थे आप पहले। तो अब आपको सिर्फ दो तीन लाइनों में ही गुजारा करना पड़ रहा है, यानी कि तीन लाइनों में ये अब तीनों पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये तीनों पे अप्लाई है। ये क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेक्टर्स को ग्रुप करना। अब ये तीनों को मैंने ग्रुप कर दिया, तो ये तीनों का काम एक जैसा हो गया। अब तीनों देखो एक जैसे काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब फर्ज करो मैं इसको H3 भी कर देता हूँ, बल्कि मैं अभी करता नहीं हूँ, मैं पहले ट्राई करवाता हूँ आपको। देखो, H2 जो है वो मैंने कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने H3 कर रहा हूँ, इसको चेंज करके मैंने H3 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब रन कर रहा हूँ, तो देखो क्या करती है, ये कॉमा बीच में मैंने डाल दिया, सॉरी जी। तो ये देखो, H1 जो है वो भी, H2 जो है और P जो है, ये तीनों जो है वो ऐसे आ रहे हैं, लेकिन जो H3 है वो नॉर्मल आ रहा है। अब मैं कहता हूँ कि ये भी इनमें शामिल हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, ये जो स्टाइल टैग है इधर जाना पड़ेगा, और इधर जाके मैं सीधा क्या करता हूँ, इसमें कॉमा लगाता हूँ और H3 लिख देता हूँ और फिर रन करता हूँ। तो ये भी बीच में शामिल हो गया। समझ आ गई बात? तो मैंने इसको भी ग्रुप कर दिया। तो बहुत आसान है, देखा कितना आसान है। तो नई नई चीजें आपको सीखने को भी आज के लेक्चर में मिली हैं CSS के हवाले से। तो आज का आपका लेक्चर इतना है, ठीक है। तो कल हम मजीद इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, और इसकी प्रैक्टिस करें तभी समझ आएगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, भूल जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।